उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपनी राय खास पेशकश में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रताप सिंह। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। उज्ज्वल प्रताप सिंह, भारतीय राजनीति में आपका क्या खास योगदान रहा है? जी, भारतीय राजनीति में जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मेरे को लगा था कि यूथ के लिए कोई कैरियर है ही नहीं एक राजनीति अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो 60 प्लस के बाद या 40 प्लस के बाद ही जो राजनीति स्टार्ट होती थी। लेकिन जब मैंने अपना कैरियर इसमें स्टार्ट किया था तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी अड़चनें आई कि आगे आपको बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उसी तरीके से मैंने प्रयास किया और आज हम राष्ट्रीय लेवल की राजनीति में अग्रसर हैं। हम लोग हर जिले में, हर राज्य में कार्यक्रम करते हैं और वहाँ पर एक युवाओं में अलग ही अब एक जुनून हो गया है और एक पैशन बना लिया है कि हमको भी राजनीति में जाना है। कहीं ना कहीं एक राजनीति में भी लोग कैरियर देखने लगे हैं। पहले क्या था कि युवाओं के लिए राजनीति होता ही नहीं था। लोग बोलते थे कि आप छोड़ दीजिए, आपसे राजनीति नहीं होगा, अभी आप कितने दिन के हुए ही हो। लेकिन अब क्या है, अब युवाओं का बहुत अहम रोल होने जा रहा है, क्योंकि युवा जब तक अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जान पाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी चीज़ों को मैं सोचते हुए आगे मैंने सोचा कि राजनीति में ही मेरा कैरियर होगा, इसलिए मैंने राजनीति करना ही सोचा है। अच्छा, देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, क्या माहौल है? जी, माहौल अच्छा है और हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम 5 राज्य में अलग अलग जिलों में जाते रहते हैं, समीक्षा बैठक भी किया है मैंने अलग अलग राज्यों में। जैसे आप अगर देखा जाए यूपी के लिए, तो यूपी में मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर मैं घर घर जाकर वोट भी मांग रहा हूँ। हमारे अलग अलग प्रत्याशी लोग खड़े हुए हैं, हम उन लोगों से मिल कर सभी लोगों को बधाई भी दे रहा हूँ कि आप लोग पहले से ही जीत चुके हैं। ऐसा कोई इसमें हेजिटेशन वाली बात नहीं है कि किसी के अगेंस्ट में हम लोग को जाना है या कुछ बोलना पड़े। लेकिन वो लोग ऑलरेडी यहाँ से समझिए जीते हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि सीट कम आएंगी भाजपा की, लेकिन उतना ऐसा नहीं एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। बढ़िया सीट निकलेगा और एक बार फिर से 350 पार सीट आएगी बीजेपी का। किसान आंदोलन था, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, ये तो एक मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा बनाया गया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बताया कि कुछ हम किसानों को समझा नहीं पाए और ये एक बहुत अच्छा फेवर वाली चीज़ थी। जैसे कि जीएसटी था, जीएसटी को लोग पहले समझ नहीं पाए थे, विरोध करना स्टार्ट कर दिए थे। तो विरोध करते करते आप कहाँ तक किसका चीज़ों को विरोध करेंगे? विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, और वो लोग ऐसे चीज़ों को सवाल उठाते हैं जो फेवर में भी रहे उसको भी अनफेवर कर देते हैं, और ये किसानों को गुमराह किया गया है। अगर किसान अपनी बात को मनाने के लिए धरना दे रहे थे तो उसमें कुछ लोग जाकर राजनीति भी कर रहे थे, उसी में अपने सब लोग जाकर बैठ के धरना दे रहे हैं वो लोग किसान के समर्थन में। लेकिन किसान समझ गए थे कि यहाँ राजनीति स्टार्ट हो गई थी। राजनीति वहाँ कभी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे लोग अपने अधिकार के लिए बैठे हों। वहाँ लोग अपने अधिकार के लिए बैठे थे, बट क्या है चीज़ें कि वो लोग समझ नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए। अगर कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को अपनी गलती नहीं मानती है, इस चीज़ को एक अच्छे मुद्दे के साथ ही आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे फिर से किसान को ये कानून जो है वो लागू कर दिया जाए। अच्छा, अभी फिलहाल आम बजट आया है, उसका समाज पर क्या असर रहेगा? देखिए, इससे समाज पे बहुत बढ़िया इफेक्ट रहेगा, क्योंकि जो ये आम बजट लागू हुआ है वो 25 साल एक बनाकर ही उसको घोषणा की गई है। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि जब हमारा भारत 100 साल आज़ादी का पूरा करे, उस दिन हम लोग पूरा आत्मनिर्भर भारत बने और एक डिजिटल इंडिया बने। क्योंकि डिजिटल इंडिया के तौर पे इन्होंने बहुत अच्छा एक कार्य किया है। आज देखिए, हर घर में हर बच्चे के पास एक मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, सबके पास। ये कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं डिजिटल एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया इससे। तो ये चीज़ें हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को सपोर्ट किया है और वंदे भारत ट्रेन 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अलग अलग पॉलिसी बनाई गई हैं आम बजट में कि लोगों को इससे बेनिफिट मिले। और इसमें भी विपक्ष बोल रहा है कि ये अच्छा बजट नहीं है। अच्छा बजट कैसे नहीं है? इतना बढ़िया कार्य हो रहे हैं, इतने अच्छे
जो घोषणाएं की गई हैं उसको आप लोग बदनाम करने का एक ये ठिठोरा पीट रहे हैं चारों तरफ। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रमुख मुद्दे हैं, सरकार ने पूरा 5 साल में, महाराज जी की सरकार ने 5 साल में पूरा युवाओं के साथ दिया है, किसानों के साथ रहे हैं, माफिया गुंडे राज खत्म हो चुके हैं। देखिए, अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में तो आज एक भी माफिया गुंडे नहीं है यहाँ पे, सब लोग यूपी छोड़कर भाग गए हैं या सरेंडर कर दिए हैं। अब आती है शिक्षा की बात। शिक्षा में कहीं ना कहीं यूपी अग्रसर और ऊपर होता जा रहा है, रोजगार के मामले में भी ऊपर उठता जा रहा है। तो ये मुद्दे हैं, और ये लोग क्या है कि अब कास्टवाद की राजनीति करते हैं कि हम यादव हैं, यादव को बांट देंगे, मुस्लिम है, मुस्लिम को बांट देंगे। ये लोग बात करते हैं जिन्ना की, और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग जो चीज़ें राजनीति में ये लोग स्टार्ट किए हैं कि पूरे समाज को बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि गुंडाराज खत्म हो गया, माफिया गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के जाते हैं जी। हाथरस में एक बालिका के साथ में रेप हो जाता है और रातों रात उसके शव को जला दिया जाता है। जी, इस पे सरकार संज्ञान ले रही है, बट इसमें ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं होगा हमारे हिसाब से। जो जब तक इसमें उच्चतम न्यायालय भी इन्वॉल्व है तो वो सारा कुछ इस केस को देख रही है, उसमें हमारी या कोई राजनीति इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे हिसाब से यही सही रहेगा। अच्छा, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे कि देश में और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने इतना बेनिफिट किया है युवाओं के लिए नौकरी अलग अलग फील्ड में आया हुआ है। इन लोगों के टाइम पे क्या होता था कि पहले जब नौकरी आती थी उसी टाइम ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में नहीं जाकर भ्रष्टाचार ये लोग खुद घर में करते थे। अखिलेश जी अपने लोगों को हर जिले में, हर मंडल में लोगों को लगा दिए थे जॉब। लेकिन जो भाजपा सरकार है कोई भी परिवारवाद और जाति की राजनीति नहीं करती है। वो हर जाति का सम्मान करते हैं और हर जातियों को एकजुट लेकर चलते हैं और हर जाति से बच्चों को एक सफल बनाने में अहम योगदान भी निभाते हैं। अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग पॉलिसी बनाई गई हैं युवाओं के लिए। हो सकता हम एक भारत सरकार से मांग ये भी करते हैं कि युवाओं के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाए, जिसके द्वारा एक हमारा मिनिस्ट्री हो युवाओं के लिए, कि उस युवा की बात सुनी जाए। मैं इस चीज़ को मांग भी कर रहा हूँ और अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ ऑलरेडी। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द इसके फेवर में, हमारे फेवर में इस चीज़ को बात मान लिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।